नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइन से पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने भारत की रॉकेट फोर्स को लेकर दिया बड़ा बयान। रॉ की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि नेपाल की आड़ में चीनी एजेंट भारत में गुप्त अभियानों की योजना बना रहे हैं। भारतीय फाइटर जेट्स में अब स्वदेशी उत्तम और अंगद को लगाया जाएगा। एप्पल का आईफोन स्वदेशी नाविक सिस्टम को सपोर्ट करने वाला पहला स्मार्टफोन बना। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। 307 ATAGS का ऑर्डर जो कि 8,000 करोड़ रुपए का है, वो अब अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है अप्रूवल के लिए, जिन्हें कि टाटा पावर सीट और भारत फोर्स के बीच में बांटा जाएगा। और जो विजेता कंपनी होगी वो 184 यानी कि 184 ATAGS को तैयार करेगी और दूसरी फर्म 123 ATAGS को तैयार करेगी। इसके अलावा जो विनिंग कंपनी है यानी कि जीती हुई कंपनी है, उसी के डिज़ाइन के आधार पर जो दूसरी कंपनी है वो इन्हें तैयार करेगी और साथ ही जो विजेता कंपनी है उन्हीं की कीमत के हिसाब से इन्हें भी अपनी कीमतें तय करनी होगी, यानी कि ATAGS वर्सेस ATAGS होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, CDS जनरल अलीन चौहान ने अभी हाल ही में एक आदेश दिया था जिसके तहत जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल और आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स हैं उन पर अध्ययन करने का, जिन्हें कि तीनों ही सर्विसेज के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका मतलब है कि कितनी संख्या में इन प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता है और साथ ही रिसोर्सेज की, ताकि डुप्लीकेशन से बचा जा सके। आपको बता दें कि पहला अध्ययन पूरा हो चुका है जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल का है, जिसके तहत अब ये कहा जा रहा है कि 31 यानी कि 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAV और 155 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAVs की जरूरत है। वहीं जो दूसरा अध्ययन है यानी कि सेकंड स्टडी है वो आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स की है, जो कि इस महीने के अंत में शुरू होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चेन्नई आधारित हॉकिन डिफेंस ने एक लाइट वेट वेरेबल एंटी ड्रोन सिस्टम यानी कि हल्के वजन वाला पहने जाने वाला एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है, जो कि महज 775 ग्राम का है। इसमें ड्रोन डिटेक्शन के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी सेंसर्स लगे हैं और साथ ही जैमर्स भी, जो कि स्मार्ट जैमिंग करेंगे दुश्मनों के ड्रोन को गिराने में। बता दें कि एक वर्सेटाइल सिस्टम है जो सेना को काफ़ी मदद करेगा और वे हैंड फ्री रहेंगे और उनका फोकस केवल मिशन पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स में उत्तम और अंगद सिस्टम लगाए जाएंगे, जिन्हें कि देश में विकसित किया गया है। भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस मार्क 1A को उत्तम रडार और अंगद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस किया जाएगा। हालांकि अभी तक केवल जो इम्पोर्टेड प्रणालियां थी उनका इस्तेमाल किया जाता था। HAL ने कहा है कि जो शुरुआती बैच होगा तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का, उनमें इजरायली आइसा रडार होगा और जो उत्तम मार्क 1 रडार से लैस फाइटर जेट्स होंगे वो 41वें फाइटर जेट से लगना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो अतिरिक्त 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट होंगे उनमें भी एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर क्वाड, जिसका नाम अंगद है, उन्हें लगाया जाएगा, जो कि एक्टिव फेस रेड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोग्राम के सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के लिए टारगेट ट्रैकिंग एल्गोरिथम में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। आपको बता दें कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने सिमुलेटेड वातावरण में रियलिस्टिक सिनेरियो में इनका परीक्षण किया, जिसमें कि कई टारगेट सिचुएशंस भी शामिल थी, ताकि मल्टी टारगेट ट्रैक एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जा सके और ये एंगुलर मेजरमेंट के जरिए मैन्यूवरिंग टारगेट को ट्रैक कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल MM नरवणे ने रॉकेट फोर्स के मैनेजमेंट को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि रॉकेट फोर्स का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। भले ही उसे चौथी शाखा के रूप में कार्य करना है, लेकिन भारतीय सेना के द्वारा ही इसे मैनेज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भूमि आधारित मिसाइल प्रणालियां हैं उनके ऑपरेशन में दक्षता होनी जरूरी है, ताकि जो अतिरिक्त खर्चा होता है उसे कम किया जा सके। जनरल नरवणे ने कहा कि जो तट आधारित तोपखाने हैं उन्हें हमेशा से सेना के द्वारा मैनेज किया जाता है, यहाँ तक कि समुद्र में जहाजों को निशाना बनाते समय भी, जिससे कि किसी भी तरीके के दुर्भाव को रोकने में मदद मिलती है। जहाँ तक बात ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की है, जो कि एक मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसके अलग अलग वेरिएंट है। हालांकि जैसे जैसे ब्रह्मोस रेजिमेंट को भारतीय वायुसेना को भी सौंपा गया, अब ऐसे में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां लक्ष्य यानी कि टारगेट चाहे सेना या वायुसेना के द्वारा किए गए हैं अक्सर दोहराए जाते हैं, जिससे कि लॉजिस्टिक जटिलता, रखरखाव की मांग और प्रशिक्षण की आवश्यकताएं बढ़ जाती है। यानी कि MM नरवणे जी का साफ तौर पर कहना है कि जो भूमि आधारित सिस्टम्स है वो सेना के हाथ में ही होने चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की रिपीटिशन या फिर जिसे कहते हैं दोहराव, उसे रोका जा सके और इससे काफ़ी फायदा भी होगा। आपको बता दें कि उन्होंने रॉकेट फोर्स के मामले में भी यही तर्क दिया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अब मंजूरी मिलना बाकी है और कहा जा रहा है कि अब IAC-2 के लिए
मंजूरी जल्द ही मिल सकती है। इसके अतिरिक्त एक बड़े तीसरे विमान वाहक पोत की भी योजना चल रही है। भारतीय नौसेना को भारतीय समुद्र तट के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात करना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। रॉ की तरफ से कहा जा रहा है कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर मुंबई, पुणे और नागपुर में आने वाले नेपाली व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि चीनी एजेंटों ने भारत में बिना पहचाने प्रवेश करने के लिए एक नई गुप्त रणनीति तैयार की है कि चीनी एजेंट निजी एजेंसियों और स्थानीय नेपाली पासपोर्ट कार्यालयों की सहायता से नेपाली पासपोर्ट बनाकर अपनी नई पहचान बना रहे हैं। इन गुप्त प्रोफाइलों से लैस होकर वे नेपाली पासपोर्ट को लेकर भारत की यात्रा कर रहे हैं और एक बार जब वो मुंबई, पुणे जैसे शहरों में पहुंच जाते हैं तो फिर ये अपने जासूसी काम पर लग जाते हैं और यहीं से वो भारत के खिलाफ अपने गुप्त अभियानों को शुरू करते हैं। यानी कि दोस्तों, नेपाल की आड़ में चीनी एजेंट भारत में गुप्त अभियानों की योजना तैयार कर रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तानी एयरफोर्स को 2024 में JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स का अंतिम बैच मिलेगा और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अतिरिक्त J-10CE और खरीद सकता है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में अब 176 JF-17 लड़ाकू जेट शामिल हैं। पाकिस्तानी वायुसेना पहले 250 JF-17 लड़ाकू विमानों को प्राप्त करना चाह रही थी। इन विमानों का उत्पादन पाकिस्तान में लाइसेंस के तहत किया जाता है। बता दें कि अभी पाकिस्तान में 12 फाइटर जेट्स हर साल तैयार हो रहे हैं। खुद पाकिस्तान JF-17 का सबसे बड़ा ऑपरेटर होने के बावजूद भी इस विमान के खराब प्रदर्शन से जूझ रहा है। और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के राफेल का मुकाबला करने के लिए चीनी J-10C फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया है और अब योजना के मुताबिक इनकी 60 यूनिटें और वो शामिल करेगा। हालांकि पाकिस्तान ने दोस्तों F-16 ब्लॉक 15/20 को पूरी तरीके से इन फाइटर जेट से बदलने की जो बात कही थी उसे अब खारिज कर दिया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स 2030 तक पुराने F-16 को ऑपरेट करती रहेगी। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री थॉमस पेस्केट की भारत यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थॉमस पेस्केट से मुलाकात के बारे में जानकारी दी। दरअसल दोस्तों, जो थॉमस पेस्केट हैं वो एक फ्रांसीसी एस्ट्रोनॉट हैं और हाल ही में थॉमस दोस्तों भारत में हुए इन स्पेस कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे और इस दौरान दोस्तों मैं भी वहां पर गया था और मैंने भी इनकी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया और खुद थॉमस पेस्केट ने इस वीडियो को लाइक किया। आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों थॉमस ने इसरो प्रमुख एस सोमनाथन जी से भी मुलाकात की। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक, इसने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। नाविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन है, जो कि लॉजिस्टिक्स से लेकर दूरसंचार तक के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में एप्पल ने सितंबर में iPhone 15 Pro और Pro Max मॉडल पेश किए। ये स्मार्टफोन एक महत्वपूर्ण पल भारत के लिए तब साबित हुए जब एप्पल ने नाविक सिस्टम को सपोर्ट किया और वो पहले ऐसे स्मार्टफोन बन गए हैं जो कि नाविक सपोर्टेड है। एप्पल के iOS ऐप का उपयोग करके डेवलपर्स नाविक को शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, नाविक भारत के लिए केवल एक तकनीकी छलांग नहीं है, यह अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में भारत की शक्ति और विभिन्न उद्योगों के लिए आधुनिक समाधान बनाने की क्षमता का प्रतीक है। एप्पल के iPhone मॉडल में नाविक के एकीकरण ने अब कई तरीके की संभावनाओं को दुनिया के सामने खोल दिया है। इस एडवांस नेविगेशन प्रणाली से लॉजिस्टिक, परिवहन, कृषि और दूरसंचार जैसे उद्योगों को काफ़ी फायदा होगा। और यही नहीं दोस्तों, एप्पल के द्वारा ये कदम जो उठाया गया है उससे भारत की तकनीकी दक्षता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिल गई है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, बीजिंग में अब तीसरा BRI फोरम आयोजित किया जा रहा है, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचेंगे, लेकिन भारत ने इस शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया है। पिछले 2 BRI सम्मेलनों में भी भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। बता दें कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान, तालिबान, रशिया शामिल होंगे और इस साल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 10 साल पूरे हो रहे हैं और भारत हमेशा से BRI की आलोचना करता रहा है और इस आयोजन में भाग लेने के लिए 4000 से अधिक प्रतिनिधियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।